हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. Well, this chapter is going to be very much important. Yes, very much important. मैं बार बार very important बोल रहा हूं, तो इसका इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को सबसे पहले ही बता देता हूं. गाइज, जब तक भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जांपल इन स्टैंडर्ड 9th, इन स्टैंडर्ड 10th, 11th, 12th, एंड जब तक भी आप लोग पढ़ने वाले हैं इन फिजिकल केमिस्ट्री, इफ यू फॉरगेट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट, अगर आप भूल गए हो पढ़ना या आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, देन गाइज यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो सबसे पहले ही मैं बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट को मैं कवर करने वाला हूं. ऑलराइट, सो गाइज जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग क्लासेस, फॉर एग्जांपल इन 10th, 11th, 12th, जब तक भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज मैं एटम्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 1 and 2 दैट everything, almost everything is made up of matter. ये सब चीज हमने देख ली है. बट इफ वी टेक अ क्लोजर लुक ऑफ मैटर हमारा देखेंगे हम, तो हम देखेंगे मैटर जो है वो बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. और हम अगर उसके अंदर और जूम करने वाले हैं तो विल सी दैट मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. सो एटम्स जो है वो सबसे छोटी यूनिट हो सकती है, या हम बोल सकते हैं दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ. जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत से सैंड ग्रैन्युअल, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, और आप अगर उनमें से एक सैंड को उठाओगे, अगर आपने एक मुट्ठी सैंड उठा रखी है, तो आप देखोगे, जूम जब करोगे तो एक जब सैंड ग्रैन्युअल को देखोगे आप, तो वो छोटा सा पार्टिकल, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलके बहुत सारा एक सैंड बना सकते हैं. तो सिमिलरली आपके एटम्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं. when millions of atoms combine together they form a molecule, and molecules combine together to form a matter, and matter combine together to form a material. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कैसे कंबाइन करने वाले हैं. ऑलराइट, सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो आप अपने स्कूल को देखें या अपने घर को देखें, तो योर स्कूल और योर हाउस इज मेड अप ऑफ रूम्स. उसके अंदर बहुत सारे रूम्स है, और बहुत ये सारे रूम्स जो हैं वो आपके वॉल से बने हैं. एंड ये जो वॉल्स हैं, these walls are made up of bricks. So we can simply say that bricks are the building block of our school or either house. Alright, so similarly atoms are the building block of all matter. I think this is something which is now clear. जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे, these are very small atoms of sand. जब ये बहुत सारे स्मॉल एटम्स कंबाइन करेंगे तो सैंड के मॉलिक्यूल बनाएंगे, और सैंड का आपके पास मैटर होगा, मतलब कुछ बंच ऑफ सैंड पार्टिकल्स होंगे. सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. सो हिस्ट्री ऑफ एटम के अंदर हम देख सकते हैं, जैसे कि आई हैव डिस्कस दैट एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर. एज यू कैन सिंपली प्ले द लेगो सिटी गेम, आई थिंक यू हैव प्लेड दिस थिंग. सो आप देखेंगे कि बहुत सारे जब छोटे छोटे लेगो पार्टिकल्स आप कंबाइन करेंगे तो यू कैन फॉर्म एनी फिगर. Like you can form a train, you can form a house, you can form a office, और जो भी आपको बनाना है, whatever your need is. Alright. So सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Now what this law of conservation of mass says is, guys, I think you must have figured out that what is law of conservation of energy and what is law of conservation of mass and matter. So let's just do a quick recap or a quick revision of this thing. That law of conservation of mass and matter says that during a chemical reaction, mass of the reactant is going to be similar to the mass of the product. ये चीज हमने देखी है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का मास सेम ही रहता है. लाइक जो रिएक्टेंट हमने यूज करे हैं वो मास सेम रहने वाला है प्रोडक्ट के अंदर. एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोशियर. ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया हुआ है. चलिए तो देखते हैं लॉ कहता क्या है. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट जब भी रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए,
So the mass of the reactant can be simply calculated कितना product हमारा बना. Alright. So for example of this, let's say कि I have taken atoms of element X. कितने atom लिए हैं मैंने 16 atom लिए हैं element X के. So I can simply represent it as 16X or X16, and I have taken atoms of Y as 8 atoms of Y. Alright, when I am going to combine them, so the product will be formed like, for example, let's say कि this is a combination reaction. ये combination reaction का example है. तो हमने जब इनको combine करा तो I can simply say that 16X and 8Y मुझे मिलने वाले हैं. And इतनी mathematics तो हमें आती है कि when I take out the like simply say, अगर मैं इनको एक whole number ratio बाहर निकाल लेता हूँ तो मैं यहाँ से common निकाल सकता हूँ as 8. तो we can simply say that we are left with X2 and Y. So this is going to be the formula of the compound which is going to be formed. Alright, so this is law of conservation of mass, and if I solve this again, so I can say that when this number of atoms, X number of atoms are going to combine with Y number of atoms, they are going to form the product which is going to follow law of conservation of mass. I think this is now completely clear with you. Alright, so for this let us take another example. So according to the law of constant proportion, so now we are going to discuss about constant proportion. So there is a difference between law of conservation of mass. Law of conservation of mass के अंदर हम ये चीज देखते हैं कि मास हमारा कॉन्जर्व है, मतलब रिएक्टेंट का जो मास था वही हमारा प्रोडक्ट का मास होने वाला है. बट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि whenever a compound is going to be formed, the reactants are going to combine in a fixed ratio. The ratio is not going to change. For example, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि in India the formula of water is H2O, but in Russia or America the formula of water is H3O या HO. You guys are not going to believe me because the formula is constant. So to make hydrogen, whenever we are going to mix hydrogen and water, hydrogen and oxygen, they are going to form water only. So water कब बनेगा? When 2 moles or 2 atoms of hydrogen are going to combine with 1 atom of oxygen. So हमें एक हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल मिल जाने वाला है. So ये लॉ यही बोलता है कि a chemical compound always consists of same element combined together in a same proportion by mass. Same proportion by mass होना चाहिए. So let me explain you in the blank page. Alright. So whenever hydrogen and oxygen are going to react, they are going to form water molecule. So I have to balance this. So you can simply say here, if I calculate the mass of the reactant side and the mass of the product side. So what I can say is here is we have the mass of one hydrogen atom is 1 AMU. So there are 2 multiplied by 2, that is equal to 4 hydrogen atom. So the mass is going to be 4 AMU, and the mass of one oxygen atom is 16 AMU. So the mass of 2 oxygen atom is going to be 16 multiplied by 2, that is going to be 32 AMU. Is it clear? Alright. So if I check out the mass of the water molecule, I can simply say that 2 multiplied by water hydrogen, we have 2 atoms and the mass of one hydrogen atom is 1, plus 16 is the mass of one oxygen atom. So if I solve this, so 2 multiplied by 18, that is going to be 36. So we can simply say that if I calculate the mass here also, so 4 plus 32 is going to be 36. So मैं यहाँ से देख कर बोल सकता हूँ that the mass of the reactant side is equal to the mass of the product side. So here law of conservation of mass is being followed. Alright. So if I calculate this, if I use this reaction to pronounce what is law of conservation of mass, I can simply say here that 4 mass of hydrogen atom is required to make 36 AMU of water molecule. और अगर मैं इन लोगों को और simple ratio में divide कर देता हूँ, so I have 4, if I'm taking 4 common, so 4 ones are 4, 4 plus 8, 4 8s are 32, gives you 4 9s are 36. So one part of hydrogen when combined with 8 part of oxygen, they are going to form 9 part of water molecule. Now this is law of constant proportion. So यहाँ पर proportion change नहीं होना चाहिए. For example, अगर मैं बोलूँ
कि वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए 9 पार्ट्स बाय वेट बाय ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मुझे अगर बनाना है तो आई रिक्वायर्ड 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. अगर ये मास चेंज हो जाता है तो गाइज आई एम नॉट गोइंग टू गेट वाटर मॉलिक्यूल, मुझे कुछ और फॉर्मूला मिल सकता है. सो अगर मुझे एक कांस्टेंट फॉर्मूला बनाना है तो मुझे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी फॉलो करना पड़ेगा. आई थिंक दिस इज कंप्लीटली क्लियर. So now let's read the statement. 9 part by weight of water is always found to contain 1 part by weight of hydrogen, as I already mentioned, and 8 parts by weight of oxygen. Is this clear? Alright. Now moving on towards the history of atom. So history of atom के अंदर we have a well-known person called Dalton, John Dalton, and we can simply start with the Dalton atomic theory. बिकॉज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था. इन्होंने बहुत सी पॉइंट्स ऐसे बताए थे अबाउट द एटम्स जो हमारे लिए आज भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी इज ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम. सारा का सारा जो मैटर है आपका वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वो पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और इन स्मॉल पार्टिकल को हमने बोला है एटम. अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड. जॉन डाल्टन बोलते थे कि एटम जो है वो बहुत ही छोटी यूनिट है और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट सेज दैट एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दैट थर्ड अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट वो बोलते हैं कि एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. वी कैन ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. ऑलराइट, सो आई थिंक दिस 3 point is completely clear. Now if I move toward the fourth point says that all the atoms of the given element are identical in every respect, having the same mass, size and chemical properties. Now this point is very simple because we know that hydrogen atom चाहे इंडिया में हो, चाहे किसी रूरल एरिया में हो, चाहे रशिया में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, कहीं भी हो, सबकी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी वही रहने वाली है. इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन एटम, सो ऑक्सीजन गैस ही हम लेते हैं फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस, हम इनहेल करते हैं, राइट. जापान के लोग भी ऑक्सीजन ही लेते होंगे और अमेरिका के लोग भी ऑक्सीजन ही लेते होंगे. ऑब्वियसली लेते होंगे, क्या लेते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वेरी जनरल कि जितनी भी एटम्स हैं दे आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट. इनका साइज, शेप, मास वगैरह सब सेम होने वाला है. दे आर जस्ट लाइक ट्विन ब्रदर्स. ऑलराइट, ट्विन ब्रदर भी ऐसे जिनकी प्रॉपर्टीज से लेकर सब चीज, उनकी अपीयरेंस वगैरह सब सेम होती है. Moving on towards the fifth point says that atom of different element differs in mass, size and chemical properties. अब obvious भी बात है, अगर different element है तो उनकी properties, उनका mass, उनकी size, वो सब चीजें different होने वाली है. Alright, now moving on towards the next thing, that is chemical combination between two or more elements consists of joining together of atoms of chemical elements to form molecules of compound. So whenever two different elements or two same elements are going to combine, two or more elements are going to combine, they are going to form a molecule, and this is what we do. For example, if we combine carbon with oxygen molecule, so they are going to form carbon dioxide molecule, and this is the 6th point says. Alright, now moving on toward the 7th point, it says that the number and the kind of atom in a given compound is fixed. किसी भी compound में, alright, so we have discussed about this thing, that what is the difference between a mixture and a compound. So we have discussed that compound always have a fixed number of atom. For example, अगर मैं H2O2, that is hydrogen peroxide की बात करता हूँ, so to prepare a compound of H2O2 we require 2 hydrogen atom and 2 oxygen atom. So ये fix होने चाहिए. Alright, now moving on towards the next point, it says that during a chemical combination, atom of different elements combine in a small whole number to form a compound. Different elements are going to combine to form a compound, but they are going to combine in a small whole number ratio. Small whole number, that means you must have seen that Na plus OH, they are going to form NaOH. Alright, but you haven't seen that half Na, because according to the second point of John Dalton atomic theory, he says that atom cannot be divided. So we have to use we cannot divide the atom. This is now अभी भी clear है,
हम डिवाइड नहीं करते, हम सब डिवाइड कर सकते हैं, हम खोल सकते हैं उसको. ऑलराइट, सो कभी भी अगर हमें कंपाउंड बनाना है, वी रिक्वायर्ड atoms in a small whole number ratio. We can use 2, 3, 4, 5, 6, but we cannot use half Na. Alright, but I can use O2 as half because O2 here is a molecule. O2 here is a molecule. तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं for to get a single oxygen atom. Alright, now moving on towards the next point, that is atoms of same element combine in more than one ratio to form more than one compound. Now this is also very clear. So whenever I am going to combine, for example, nitrogen and oxygen, they are different atoms. Alright, so they are going to combine to form different compound, but they have to combine in a different ratio for this. For example, N plus O, nitrogen monoxide. नाइट्रोजन अगर हमारे पास एक है एंड ऑक्सीजन 2 है, तो N2O हो सकता है, NO2 हो सकता है, N2O5 हो सकता है. There are multiple number of compound can be formed by simply changing the variation of or the number of atoms of different elements. Alright, so I think this Dalton atomic theory is completely clear to you guys. Alright, so now we are going to jump on the failure of Dalton atomic theory. Guys, जितनी भी हम किसी भी चीजों की तरक्की देख लेते हैं, तो we have to learn about the failure as well. So what are the failures of Dalton atomic theory? So the first failure is it failed to explain why the atom of same element have different atomic masses. And if I talk you about the very fourth point, we have studied that same elements have different same properties. Like I have said in the Dalton atomic theory that same elements are same in every respect. That means they have same size, same shape, same mass, or same chemical properties. But here we found that same element can have different atomic masses. So this is what we have learned, that atomic masses of same element are found to be different. ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई थी डेल्टन के लिए. एंड द केसेस और द स्पीशीज in which the elements having same atomic number but different mass number, we can simply consider them as isotopes. I think you have studied about this thing in chapter number 2 or chapter number 1. So the example, if I talk about the example of isotopes, I can simply say that if we take a look at carbon, so we have 3 different isotopes of carbon. We have carbon with atomic number 6, but the mass of carbon can be 12, can be 13, and can be 14. So John Dalton failed to explain why the same elements having different atomic masses. This is because we have different isotopes of some elements present in our nature. Alright, so ये सबसे पहला problem हो गया था उनके साथ. Secondly, he fails. Later experiment established that atom can be further subdivided and is no more considered as indivisible. So today we know that atoms को के अंदर जो particles हैं, for example proton, neutron and electron, they are present. But इन सभी लोगों के, इन सभी चीजों के बारे में पता हमें कैसे चला? Obviously जब हमने इसको खोल के देखा होगा. तो now उनकी थ्योरी जो थी वो गलत हो गई थी. उन्होंने बोला था that atom is indivisible, but we have subdivided it. We found the सब पार्टिकल्स ऑफ एटम, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. इन सभी की डिस्कवरी ने उनके सेकेंड थ्योरी को जो था एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, उसको फ्लॉप कर दिया था, उसको फेल कर दिया था. थर्ड थिंग इज इन सम केसेस एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर फाउंड टू हैव सेम मास नंबर. वी हैव स्टडीड अबाउट दिस थिंग दैट जितने भी एलिमेंट्स हैं अभी राइट नाउ आई गेस, मैंने जैसे आपको आइसोटोप्स के बारे में बताया था. सो हम बात कर रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट की. जो हमारा 0.5 था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन एवरी रिस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल दे हैव डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट एटॉमिक मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. बट बाय द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स की डिस्कवरी होने के बाद ये पॉइंट भी उनका गलत हो गया. कैसे गलत हो गया? लेट्स डिस्कस दिस. वी हैव आर्गन and we have calcium. We have argon whose mass is around 8, atomic number is 18, and the atomic number of calcium is 20.
Alright, so if I take the look at the atomic mass of argon, we find that it is 40 AMU, and the atomic mass of calcium also is 40 AMU. So different elements are having same atomic masses, and these elements, these species are called isobars. So by the discovery of isobars, उनका एक और पॉइंट जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी का एक और पॉइंट फ्लॉप हो गया. सो आई थिंक नाउ दिस फेलियर्स थ्योरी ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, या फिर फेलियर्स नहीं बोलेंगे, कुछ फ्लॉप्स, बहुत अच्छी थ्योरी थी बट कुछ फ्लॉप आ गए थे, और ये कुछ फ्लॉप्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आ चुके होंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ एटम. गाइस, एटम की साइज व्हाट डू यू थिंक कि कितना बड़ा होता होगा? इट इज समथिंग लाइक मैं जेब में अपने पॉकेट के अंदर एक बॉल को रख लेता हूँ, उतना बड़ा एटम होता होगा, या फिर आई कैन सिंपली होल्ड इट इन माई हैंड. व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि द पेन आई एम यूजिंग राइट नाउ, अगर इस पेन की टिप पे देयर विल बी मिलियंस ऑफ एटम प्रेजेंट राइट नाउ, so you guys are not going to believe me. But if I talk about the size of the atom, so the size of atom is somewhere around 10 raised to the power minus 10 meter. तो आप देख सकते हैं कितना छोटा हो सकता है. And if I talk about the size of nucleus, it is somewhere around 10 raised to the power minus 15 meter. So बहुत कम फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो मान के चलिए, अगर आपका क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल आपका न्यूक्लियस है, देन द एंटायर स्टेडियम, उसको भी अगर आप ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर तक स्प्रेड कर दे, दैट विल बी द रेडियस ऑफ एटम. तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम का डिफरेंस होता है बिटवीन द रेडियस ऑफ एटम एंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. तो बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. So atoms are very very small in size. The size of an atom is indicated by its radius, which is called atomic radius. एटम के साइज को हम उसके रेडियस के बेसिस पे इंडिकेट करते हैं, एंड इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस या फिर रेडियस ऑफ एन एटम. रेडियस ऑफ एटम को हम या तो नैनोमीटर, दैट इज एनएम के अंदर मेजर कर सकते हैं, और वी कैन सिंपली मेजर इट इन मीटर्स. सो द डिवीजन, और वी कैन सिंपली से दैट द comparison between meter and nanometer is 1 meter is equal to 10 raised to the power 9 nanometer. So you can simply see from here that 1 nanometer is equals to 10 raised to the power minus 9 meter. So ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है. And for your comfort zone, I can simply tell you that atoms are so small that we cannot see. अभी तक हम एबल नहीं है किसी भी एटम को, एक इंडिविजुअल एटम को देख पाने के लिए. विद द हेल्प ऑफ, चाहे हम कितना ही पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज कर ले, हम अभी तक एक सिंगल एटम, एक इंडिविजुअल एटम को नहीं देख पाए हैं. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज बोर मॉडल. वेल, बोर मॉडल इज गोइंग टू बी कवर्ड इन स्टैंडर्ड 11. बहुत ज्यादा डिटेल में आपको स्टैंडर्ड 11 पे आएगा, बट आपको बोर मॉडल ने स्टेबिलिटी के बारे में बताया है, इसलिए हम स्टैंडर्ड 9 के अंदर की भी कुछ बातें कवर करने वाले हैं. सो बोर प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी. वेल, इन चैप्टर नंबर 4 वी विल डिस्कस अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल. सो इन रदरफोर्ड मॉडल, सम पर्सन और सम साइंटिस्ट आस्क इफ अ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद अ कांस्टेंट एनर्जी. सो एक पॉजिटिव न्यूक्लियस के सामने अगर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक अपोजिट चार्जेस घूम रहा है, दैट मीन्स देयर माइट बी अ चांसेस कि धीरे धीरे उसकी एनर्जी लॉस होगी. ऑलराइट, ये तो हमने भी देखा है. अगर मैंने एक नई कार परचेज करी है, बैटरी कार परचेज करी है, तो उसकी बैटरी धीरे 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 कम होगी, और इवेंचुअली अगर आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेडिएट होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, देन देयर माइट बी अ चांसेस दैट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू फॉल इन द न्यूक्लियस, बट दैट नेवर हैपेंस. सो ये चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. इस चीज को हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, बट इस चीज को डिफाइन करा था हमारे साइंटिस्ट नील बोर ने. तो नील बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं, दे आर कन्वर्टिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर रिवॉल्विंग इन द फिक्स्ड एनर्जी शेल दैट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स. ऑलराइट, so now let's discuss this.
Bohr proposed that electrons do not radiate energy as they orbit around the nucleus, but exist in the state of constant energy which he called stationary states. बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो रेडिएट नहीं करते हैं एनर्जी, जबकि वो एक फिक्स कांस्टेंट एनर्जी स्टेट में घूमते हैं जिसको उन्होंने बोला था स्टेशनरी स्टेट्स. आई कैन सिंपली मार्क इट ओवर हियर. दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. और इससे हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स डिस्टेंस पे घूमते हैं न्यूक्लियस से. सो आई थिंक दिस स्टेबिलिटी थ्योरी ऑफ बोर मॉडल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी. व्हाई एटम इज स्टेबल, ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट. गाइज मेरा मानना यह है दैट वी एज अ ह्यूमन एंड साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा हम लेजी होते हैं, राइट? तो हम बहुत लेजी होते हैं, हम चाहते हैं कि बहुत ही काम हमारा बहुत इजी हो जाए. सो रेदर देन राइटिंग हाइड्रोजन, it will take around 2-3 seconds for me to write this. तो मैंने क्या सोचा, I started using symbol. तो चुटकियों में हमारा काम खत्म होना शुरू हो गया. So because of our laziness हमने एलिमेंट्स के सिंबल्स यूज करना शुरू कर दिया, because it is very difficult for us to write hydrogen plus oxygen give you water. So rather than we write like H2 plus O2 gives you H2O. So this is very simple for us and it saves a lot of time as well. So symbol is a shorthand notation of the element which can be represented by a sketch or a letter etc. बहुत ही सिंपल चीज है. सिंबल जो है एक स्मॉल एनोटेशन है किसी भी एलिमेंट का. ऑलराइट, सो या तो हम उसको स्केच करके बता सकते हैं या फिर हम उसको लेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. These days we are representing it with the help of the letter, but हमारे पुराने टाइम पर, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पे हम बोल सकते हैं कि जो एंसेस्टर थे या फिर वो पुराने साइंटिस्ट जो थे, दे आर यूजिंग द स्केच फॉर दिस. तो अगर उनको हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करना था तो दे हैव टू ड्रॉ अ कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल, एंड इफ दे हैव टू रिप्रेजेंट कार्बन दे हैव टू ड्रॉ अ डार्क सर्कल. बट द difficulty or the problem in this is drawing. As you can see, my drawing is also poor. मैंने कोशिश करी थी हाइड्रोजन बनाने की just like this, but what I ended up like drawing an eye. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था. So our scientists think that using letter would be proper. Alright, हमारे लिए appropriate जो होगा वो letter use करना होगा. So Dalton was the first to use the symbol to represent element in a short way, but Dalton symbol for elements were difficult to draw. हमारी ड्राइंग सबकी अच्छी नहीं हो सकती. We can simply understand this and inconvenient to use. So Dalton symbols are only of historical importance. They are not used at all. वो बस एक पुरानी बड़ाई है. पुराने टाइम पर उन्होंने तरीका बता दिया था हमें that what better we can do. सो हमने उनको यूज तो नहीं करा बट एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस दे दी. सो फ्रॉम हियर यू कैन सिंपली सी दैट हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड लाइक अ कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल, carbon is represented by a dot, and you can find many symbols of the elements on the internet. But afterward, a scientist called J.J. Berzelius who proposed the modern system of representing an element. So उन्होंने बताया कि elements को कैसे represent करना है. So the symbol of an element is the first letter or the first letter and the another letter of the English name or the Latin name of the element. किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे सिंबल लेना है तो या तो मैं उसका फर्स्ट लेटर यूज कर सकता हूं, अगर सिमिलर है तो आई हैव टू टेक फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर, और सिंपली आई कैन यूज द फर्स्ट लेटर ऑफ द लैटिन नेम एज वेल. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो मैंने हाइड्रोजन का सिंपल फर्स्ट लेटर ले लिया है. तो here we have multiple example. So the symbol of hydrogen is H, the symbol of oxygen is O. It should be noted that in two letter symbol the first letter is capital but the second letter is small. I have seen many students who are writing sodium. They know the symbol of sodium, that is Na, but they are writing like Na. So this is not going to be the symbol of sodium. The symbol of sodium would be N capital and A small. So the first letter of the symbol is always capital and the second letter of the symbol is small. Alright.
So here we have different symbol of the elements which are randomly used: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. So you can take the screenshot of this. All right, now moving on toward the significance of symbol. क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या सिग्निफिकेंस था सिंबल्स का, तो देखते हैं. पहली चीज, symbol represent the name of the element. By simply using the symbol, it represents the name of the element. Secondly, symbol represent one atom of the element. Symbol हमें represent करता था एक atom किसी भी element का. That means, for example, if I am writing O, that means we have one oxygen atom, we have one hydrogen atom. If I added 2 over here, so it means we have 2 oxygen atom or 1 oxygen molecule, simply I can say. Alright, third point says that, ये थोड़ा point आपको शायद अभी समझने में प्रॉब्लम होगा. Third point says that symbol also represents 1 mole of the element. That is, symbol also represent this number. This is a very huge number, that is 6.023 into 10 raised to power 23 atoms of the element. So इस point को मैं आपको mole concept पढ़ाते हुए बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ. Alright, and the fourth point says that symbol represent a definite mass of the element, that is atomic mass of the element. किसी भी सिंबल का एक फिक्स एटॉमिक मास होता है. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन एटम, सो द वन ऑक्सीजन एटम कंसिस्ट ऑफ 16 AMU. उसका मास 16 AMU होता है और होता है. ऑलराइट, आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास. एटॉमिक मास होता क्या है. नाउ सबसे पहले इसकी एक काम करते हैं, हम डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं. सो एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस एज हाउ many times an atom of a substance is heavier than 1/12th mass of the carbon 12 atom. I think this definition is complex, so let me try with an example. If you have to measure the mass of any atom, what you have to do is you have to take one carbon atom. कौन सा कार्बन लेना है, 12th isotope. That means the mass of the carbon atom will have to be 12. Alright, सो 1/12th पार्ट से जब मैं कंपेयर करूंगा किसी भी एटम को, कार्बन के 1/12th पार्ट ऑफ एटम से कंपेयर करूंगा मैं किसी भी एटम को, तो आई कैन सिंपली रिलेट द मास. आई थिंक दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, सो लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट्स से आई एम ड्राइंग अ बीम बैलेंस ओवर हियर. मैंने एक तराजू टाइप का बना लिया है. यहाँ पर मेरी ड्राइंग थोड़ी सी पुअर है, तो आप लोग थोड़ा कंसिडर करके चले. So we have beam balance over here and I have used carbon 12 atom. मैंने यहाँ पर carbon 12 atom लिया है. Let's do one thing. I'm going to draw this. This is carbon 12 atom जिसका mass होता है बच्चों carbon 12 represent. I'm using the carbon 12th isotope. All right. So if I divide this carbon 12 atom in 12 equal parts, what I'm going to do is I'm going to divide this carbon 12 atom into 12 equal parts. So we have 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Let's do one thing. 9 10 11 12. So I have divided this carbon atom into 12 equal parts. Let's say this is 12 equal parts. So can you tell me what will be the mass of one part? So it is very simple. The mass of one part of carbon 12 atom is going to be 1 AMU, because the mass of carbon 12 atom is 12 AMU. और मैंने इसको 12 equal parts में divide करा है, तो mass is going to be 1 AMU, right? And if here I have to check out the mass of helium atom. मेरे पास यहाँ पर helium atom है और मुझे उसका mass को compare करना है. So what I'm going to do is I will pick one part here. मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पर रख दिया. There is no deflection in the beam balance. Beam balance अभी भी हीलियम नीचे है और कार्बन का जो 1/12th पार्ट है वो ऊपर पड़ा हुआ है. आई एम गोइंग टू टेक अनदर पार्ट. मैंने एक और पार्ट लिया, अभी भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है. अभी भी हीलियम का मास नीचे है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है और वो नीचे है. मैंने एक और ले लिया है, थर्ड पार्ट लिया, तभी भी कोई फ़र्क नहीं हुआ. एंड व्हेन आई नोटिस, मैंने एक तब नोटिस करा जब मैंने फोर्थ पार्ट लिया. जब मैंने फोर्थ पार्ट लिया तो आई नोटिस दैट द बीम बैलेंस इज नाउ इक्वल. मतलब दोनों साइड पे द मास इज इक्वल. सो आई कैन सिंपली से दैट द मास ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल टू 1/12th पार्ट 4 into 1/12th part of carbon atom. Is it clear? 1/12th part of carbon 12 atom.
So that is what I'm saying. The definition is saying this only. The mass of the atom when compared with 1 by 12 part of carbon 12 atom, this is termed as atomic mass. I think now this is clear. So the mass of the atom when it is compared with 1 by 12 part of the carbon 12 atom, it is called atomic mass. I think this is completely clear now. All right, now moving on. Atomic mass has a unit U. Atomic mass की unit we can use U, that is unified mass, or we can simply use AMU, that is atomic mass unit. So 1 by 12 mass of the carbon 12 atom, or we can simply say 1 unit equals to 1.6 into 1.66 into 10 raised to power minus 24 gram. So this is the mass of one proton. This is not the mass of one electron, this is the mass of one proton, because इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और वो नेग्लिजिबल होता है. ऑलराइट, सो दिस इज क्लियर एंड यू डोंट हैव टू कंपेयर इट अगेन एंड अगेन. यू जस्ट यू विल बी गिवन विद द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स, और हम लोग इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की दैट यू विल बी एबल टू लर्न और मेमोराइज द एटॉमिक मासेस. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन द विद द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ब्यूटीफुल पार्ट, हाउ डू एटम एग्जिस्ट. हमें पता तो है एटम होते हैं, बट एटम होते कैसे हैं ये कभी सोचा है? चलिए तो आज सोच लेते हैं. एटम जो होते हैं बच्चों दो फॉर्म में यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं. या तो वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलने वाले हैं, या वो आपको आयंस के फॉर्म में मिलने वाले हैं. तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आयंस क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बारे में जनरली आपको शायद एक आइडिया होगा दैट व्हेन अ ग्रुप ऑफ एटम्स आर गोइंग टू बी कंबाइंड, दे आर गोइंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल. जैसे ऑक्सीजन जुड़ के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है, एक और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो वो ओजोन का मॉलिक्यूल बन जाएगा. सिमिलरली हाइड्रोजन मिल जाएगा तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा. हाइड्रोजन के दो एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिल जाएगा तो वो वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा. कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा. दैट मीन्स एटम कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स. ऑलराइट, वो अकेले भी मिल सकते हैं. हमने ये चीज पढ़ी हुई है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर, दैट एटम कैन बी फाउंड इन टू स्टेट, दैट इज फ्री स्टेट एंड द नेटिव स्टेट. फ्री स्टेट क्या होता है? फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में मिल सकते हैं या फिर कंबाइंड स्टेट में मिल सकते हैं. तो फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट ये होता है व्हेनेवर द एटम इज गोइंग टू बी फाउंड इन द लाइक सिंगुलर फॉर्म. हाइड्रोजन जो है H मिल जाए तो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता. वी कैन सिंपली से दैट नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जनरली आपकी नोबल गैसेस जो होती हैं वो आपको एक सिंगुलर स्टेट में मिलने वाली है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कंबाइंड स्टेट, तो कंबाइंड स्टेट में आपको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिल सकते हैं एटम, या फिर आयंस के फॉर्म में मिल सकते हैं. मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है. नाउ व्हाट इज आयन? आयन के बारे में डिस्कस करते हैं गाइस. सो मॉलिक्यूल के फॉर्म में अगर मिलता है तो क्या होता है? मॉलिक्यूल इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, neutral or a group of atoms chemically bonded together by the means of attractive forces. So electrically neutral का मतलब होता है that means they are not going to provide you the any type of electric charges, क्योंकि they don't have high number of proton or less number of electron, large number of electron or less number of proton. What I'm saying right now here is कोई भी एटम जब न्यूट्रल फॉर्म में होता है गाइस, so you must have noticed that the number of proton is always equal to the number of electron. तो दोनों का चार्जेस जो होता है that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. इलेक्ट्रॉन का बस नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ होता है, और आपका प्रोटॉन का चार्ज वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ होता है. और अगर किसी न्यूट्रल एटम के अंदर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर. तो अगर कैंसिल आउट हो गए तो वो क्या करेंगे? न्यूट्रल एटम हो जाएगा. मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई इलेक्ट्रिकल डिस्पोज नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो नहीं होगा यहाँ पर. बट इफ आई टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स के अंदर बात नहीं करके मैं अगर आयंस की बात करता हूँ, जो मैं आगे करने वाला हूँ, तो वहां पर आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले देख लेते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट सेज दैट अगर सेम एटम, सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हुए एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म O2 मॉलिक्यूल. सो ये बना मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बिकॉज बोथ द एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट. बट इफ the elements are different and the atoms are combining, so it is going to form molecule of compound. For example, carbon is going to react with oxygen molecule, so it will form carbon dioxide. So now
in the product side we have different atoms of different element as well. So ये होता है बच्चों हमारा molecules of compound. And the molecule of an element contains two or more similar atom chemically bonded together. तो यहाँ पर ये same element के अंदर chemically bonded होते हैं. For example, they are sharing the electron to fulfill their octet. Alright. Now types of molecule के अंदर हम molecules compound को देखते हैं. The molecule of a compound contains or more different types of atom chemically bonded together. मतलब एक से ज्यादा अगर atom होते हैं different elements के, तो we can simply say them as a molecule of compound. I guess this is completely clear to you guys. Now we'll discuss about one of the most important topic, that is atomicity. Atomicity बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, बट बहुत ज्यादा सिंपल होता है. कैसे सिंपल होता है? इसका क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता देता हूँ गाइज. इसका क्वेश्चन आपको 9th में 10th में बहुत आने वाला है, और दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन मेनी टाइप, जैसे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है. एंड इफ आई टॉक अबाउट JEE और नीट के एग्जाम्स में, तो ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर मोल कॉन्सेप्ट में यूज होने वाला है. तो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज एटॉमिसिटी. सो एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. क्या होता है? नाउ लेट्स डिस्कस. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट H2, सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, तो विल से 2 एटम है. So that is the atomicity only. The number of atom of any element present in a compound or a element or a molecule, we can say it is its atomicity. For example, phosphorus जो होता है guys, वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. So if I ask you the atomicity of phosphorus, you will say 4, because there are 4 atoms of phosphorus present over here. And if I talk about sulfur, so sulfur exists as S8. So and if I ask over here that what is the atomicity of sulfur in S8, so you will say 8. And if I ask you, चलो एक क्वेश्चन अच्छा डिस्कस कर लेते हैं. If I ask you what is the atomicity of the element in H2SO4, so I haven't mentioned the element. मैंने कोई मेंशन नहीं कराया कि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी बताओ, सल्फर की एटॉमिसिटी बताओ, या ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बताओ. So what you have to say is 2 plus there are 2 number of hydrogen atom, 1 atom of sulfur and 4 atom of oxygen. So you will say the atomicity is going to be 7 sorry. And if I ask you what will be the atomicity of oxygen in H2SO4 or sulfuric acid, you will say the atomicity of oxygen in H2SO4 is 4, because there are 4 atom of oxygen present in H2SO4. I think this atomicity is now completely clear to you guys. Alright, so now we'll discuss about the molecular mass. जैसे हमने अभी डिस्कस करा था व्हाट इज एटॉमिक मास. एटॉमिक मास क्या था? जब किसी भी एलिमेंट के मास को 1/12 पार्ट ऑफ एटम कार्बन 12 एटम से मैं कंपेयर करता था, तो वो मुझे बताता था एटॉमिक मास. नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? अब एटम नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स है के बन गए तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, सेम एलिमेंट के बन गए तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, बट है तो मॉलिक्यूल. ऑलराइट, सो अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल के मास का पता करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल वन कंपेयर्ड विद 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, it is going to be termed as molecular mass. Same thing, what I have to do is I have to change atomic mass with the molecular mass. मुझे एटम को हटा देना है, इस बार मॉलिक्यूल के मास को कंपेयर करना है. इज इट क्लियर? मैंने जैसे उस टाइम पे हीलियम को रखा था, तो हीलियम की जगह मुझे अगर सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड को रखना है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई नोटिस दैट यहां पर मैंने बनाए थे 12 इक्वल पार्ट. तो 12 इक्वल पार्ट थे, एक पार्ट का मास था 1 AMU. सो कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैंने रख दिया, तो आई नो नाउ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अराउंड, द मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज 16. सो 2 ऑक्सीजन एटम का मास हो गया 32. इट इज गोइंग टू बी लाइक 44 AMU. So if I have to compare the mass of carbon dioxide with 1/12 part of carbon 12 atom, so I require 44 parts of carbon 12. So I will say that the mass is going to be 44 AMU. मतलब मुझे 44 पार्ट्स को रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी बीम बैलेंस बराबर होगी, वो बैलेंस हो जाएगी, और तब जाकर आपका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा.
I think this is now completely clear. So the molecular mass is equal to the sum of the atomic masses of the atom present in one molecule of the substance. And now let's do one thing. Let's do a question for this. If I ask you the molecular mass of H2SO4, then what it could be? So you have to calculate with me. So the mass of one hydrogen atom is 1 AMU. The mass of one sulfur atom is 32 AMU. And the mass of one oxygen atom is 16 AMU. Alright. So now let's do one thing. With the help of atomicity, we have to take the help of atomicity over here. So we have two hydrogen atom present over here. So the mass of one hydrogen atom is 1 AMU multiplied by the atomicity is 2 plus the atomicity of sulfur is 1. So we have to place the mass of sulfur as 32 plus the atomicity of oxygen atom is 4. So the mass is 16 multiplied by 4. With the help of BODMAS ही यूज करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन प्लस. So 2 multiplied by 1, that is going to be 2 plus 32 plus 16 multiplied by 4, that is going to be 64. So if I add all these things, I will get 98. Now what is the unit going to be? The unit is going to be 98U, or 98 we can simply say AMU. Alright, mentioning unit is very much important. So this is how we have to calculate the molecular mass of the element. Now this is very simple. I request you guys to practice a lot of questions to calculate the molecular mass. Now let's discuss the definition. अब definition part पर आ जाते हैं. Because in science or generally in chemistry there is no restriction. You can use your language of chemistry or science. आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई रटी रटाई आपको definition को mention करना है. चलिए. So the molecular mass of the substance may be defined as the relative mass of its molecule. Now here we are mentioning relative mass. So we are relating the mass. मैंने 1/12 पार्ट के साथ रिलेट करा था, इसीलिए मैं इसको रिलेटिव मास बोलता हूँ. एंड गाइस ट्रस्ट मी, देयर इज नो फिक्स मास. किसी का भी कोई फिक्स मास नहीं है. आस्क योर टीचर कि 1 kg आया तो आया कहाँ से, वो भी तो हमने रिलेट ही करा होगा कहीं से. ऐसा तो नहीं है कि जस्ट गॉड हैज ड्रॉप्ड अ स्टोन ऑफ 1 kg और बोला कि बाकी निकाल लो. ऐसा नहीं था. वी हैव रिलेटेड समथिंग. ऑलराइट. So I think this is now clear. Molecular mass is now clear. So symbol of elements. अब हम ions की बात करते हैं. Ions क्या होते हैं guys? You must have noticed many elements are carrying a charge on them. So elements carrying the symbol of the elements carrying charge on them are called symbol of elements or symbol of ions. So sodium generally is an electron donor. So sodium is going to donate its electron, and after donating electron, so it is going to carry a positive charge. So sodium, it is the symbol of sodium, and when it carry a charge, positive charge, so it is the symbol of ion. Element with a positive charge, that means it has donated its electron. Here we can simply say chlorine is carrying a negative charge, that means it is an anion. So an ion is a positively or a negatively charged atom or a group of atom. Every atom contains equal number of electrons. जैसे मैंने बोला था कि किसी भी न्यूट्रल स्टेट में the number of electron and the protons are always equal. But what if we lose or gains more electron? अगर मैंने lose कर दिए तो क्या होगा? मैंने कुछ अच्छा काम करा. That means I have donated some electron. मैंने अपना नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, तो मैं ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाऊंगा. तो सोडियम ने अपना नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, दैट मीन्स वो पॉजिटिव हो गया. नाउ इट इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज. एंड क्लोरीन ने क्या करा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, दैट मीन्स उसने अपने ऊपर और नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया. So if we increase the number of electrons, the charge is going to be negative, and if we decrease the number of electrons, then the protons, the charge is going to be positive. So both charges balance each other, hence it is electrically neutral. तो balance मतलब donate करने से पहले या लेने से पहले या देने से पहले हमेशा the number of proton and number of electron are always equal. That is why atom behave as electrically neutral. Alright. So once the electron is donated, that means if the number of proton in a atom is increased, जैसे सपोज करो सोडियम के अंदर स्टार्टिंग में न्यूट्रल फेज में we have 11 proton and 11 electron, and the tendency of the metal is
टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, एंड सोडियम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इट इज गोइंग टू डोनेट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन. So we can see from here only. So in the third shell it has 1 electron. So it has to complete its octet. तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद क्या होगा गाइस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीज, और जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड द एटम कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज is termed as cation. I think this is completely clear. All right. If an atom has less electron than the neutral atom, then it gets positively charged. अगर किसी भी न्यूट्रल एटम से ज़्यादा कम अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं गाइस cation. And a cation bears that much unit of positive charge as are the number of electron lost by the neutral atom to form a cation. और कितने चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है, वो डिफाइन करता है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें. सो इफ आई टॉक अबाउट एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो इट हैज टू डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो इट इज गोइंग टू कैरी 3 पॉजिटिव चार्ज. नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज इज बिकॉज इट हैज डोनेटेड, एंड 3 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई इट इज कैरिंग अप 3 पॉजिटिव चार्ज. एंड once it is starting holding the positive charge, it is going to be termed as cation. and इसका उल्टा होता है anion. अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, that means अगर न्यूट्रल स्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के पास आ जाते हैं, और we can simply say the number of proton is less than the number of electron, तो वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होगा और वो बन जाएगा आपका anion. I think this is completely clear. And you can see and you can read from here that this is mentioned. Now moving on towards the next thing, that is monoatomic and polyatomic ions. Monoatomic ions क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को मेंशन करा कि सोडियम कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया आपका मोनोएटॉमिक आयन. यहां पर एक ही एटम मेंशन है, बट इफ आई टॉक अबाउट different or multiple number of atoms combined together and if they donated their electron, so it is going to become a polyatomic ion. Let's say NH4 plus. तो ये अमोनियम आयन बन गया है कि यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. अब यहाँ पर वी हैव 1 atom of nitrogen, 4 atom of hydrogen and a positive charge. तो यहाँ पर ये अब एक मोनोएटॉमिक नहीं रहा है, ये पॉलीएटॉमिक बन चुका है. I think this is now clear to you guys. So moving on toward ionic compound का formation भी ऐसे ही होता है. I guess those compound which are made up of ions, ऐसे compound जो ion से बनते हैं, जैसे कि cation और anion को दोनों को mix करने से बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ionic compound. For example, sodium has the tendency to donate its electron and fluorine has a tendency to accept the electron because they both have to complete their octet. So सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है आपके क्लोरीन को. So chlorine is going to or fluorine is going to ask for a 1 electron. So यहाँ पर as you can simply see here that this bond is formed by the complete transfer of electron. सोडियम ने हमेशा के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है और क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन ने हमेशा के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है. तो सोडियम ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इट इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट हैज नाउ बिकम अ कैटायन, एंड फ्लोरीन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, नाउ इट इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज ये एनायन बन चुका है. एंड अब जैसे ही इन दोनों का चार्ज बन चुके हैं, तो दे पॉजिटिव सोडियम एंड नेगेटिव फ्लोरीन इज गोइंग टू अट्रैक्ट एंड द बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म. This bond is called ionic bond, and the compound formed with the help of this bond is called ionic compound. I guess this is now completely clear because this bond is formed by the strong electrostatic force. दोनों एक बहुत ही strong electrostatic force था, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर लिया है, और ये बॉन्ड सबसे ज्यादा या कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. Alright, so now we will move to forward. Alright, so now we will discuss about the formula mass. तो formula mass क्या होता है? Atomic mass is for atom,
the mass of the atom when it is compared with the mass of 1 by 12th part of the carbon and 12 atom. All right. And what is molecular mass? The mass of the molecule when it is compared with 1 by 12th part of the mass of the carbon 12 atom. So similarly, formula mass is the mass of the ion when it is compared with 1 by 12th part of the carbon 12 atom. 1 by 12th part of carbon 12 atom. Guys, this is very simple. You all have to change the symbol. Atom है तो atom रख दिया. Molecule की बात कर रहे हैं तो we have to use molecules. And if we are talking about the ions, so we have to use ions at that place. So if I ask you to calculate the formula mass of K2Cr2, K2Cr2O7 नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम बाद में करेंगे. we'll discuss about K2CO3. पोटेशियम क्रोमेट का अगर मैं आप लोगों से बोलूं, can you calculate the formula mass of this? So what is right? What will be the formula mass? So it is not carrying a charge. Let's say it is not carrying a charge right now. So the mass of potassium is 39 and the atomicity is 2, plus carbon is 12 and the atomicity is 1 only. Oxygen is 16 and the atomicity is 3. If I sum it up, तो मुझे पता चल जाएगा that it is 78 plus 12 plus 48 and it will going to be 138 AMU or 38 U. So I think the taking out mass is now completely clear to you guys. Now अब एक बहुत important topic आता है that how to write the molecular formula of the compound, या किसी भी compound का formula हम कैसे लिखते हैं. So these are some general steps for this thing and I want you guys to take the screenshot of this so that you can simply read this later on. Alright, so now let's discuss with the very first point. First, write the symbol of the element constituting the compound. किसी भी compound को बनाने के लिए क्या क्या symbol use होने वाले हैं. For example, let's say कि carbon dioxide. So carbon dioxide को बनाने के लिए I required carbon atom and I required oxygen atom. Alright. So secondly, then below each element write the corresponding valency. दोनों elements के पास में उनकी valencies को mention करें. We'll learn about this taking out the valency in chapter number 4. So I think you already know about the valency कैसे calculate करनी है और बहुत ही simple होता है. Third thing, finally we exchange the valency of the combining atoms. That is, the first atom we write the valency of the second atom and with the second atom we write the valency of the first atom. The valencies are to be written as subscript of the symbol. So हमें valencies को exchange कर देना है by simply crisscross method or we can say scissor method. So इसकी valency इसके पास, इसकी valency इसके पास. Alright, so if the valency have common factor, then the compound formula is divided by the common factor. This gives the required formula of the compound. I think now this is completely clear. Let's do some question for this. So let's make sodium chloride. So NaCl अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या क्या जरूरत होगी. Guys, मुझे जरूरत है सोडियम की, मुझे जरूरत है क्लोरीन की. I know the valency of sodium is +1 and the valency of Cl is -1. So here the charges are common. So we can simply cross cut the charges. So the compound is going to be formed as NaCl. This is very simple. Now let's move on toward the next thing. Let's say magnesium chloride. I have to make a formula of magnesium chloride. So the symbol of magnesium is Mg and chlorine is Cl. So I know the formula magnesium, the valency of magnesium is 2 plus and the valency of chlorine is -1. So here the charges are different and there is nothing common in them. So only magnitude is going to be transferred. No charges. So 1 gaya idhar, 2 gaya idhar. So this is your crisscross method. So Mg, we have Mg1, so we can simply say Mg, and we have 2 with Cl, so we can simply say MgCl2. So this is going to be the formula of MgCl2, magnesium chloride we can say. I think this is clear. Now let's discuss B, boron, and let's combine it with fluorine. BF3 का मुझे अगर फॉर्मूला बनाना है, बोरोन फ्लोराइड अगर मुझे ये बनाना है तो what will I do? We know the valency of boron is +3 and the valency of fluorine is -1. So 3 is going to be here, 1 is going to be here. So what it is going to
what will be the formula? B1, or we can simply say, right, B with F, and we have 3F over here. We have the 3 is sent over here. So the formula of the compound is going to be BF3. All right. So let's do one thing. We can use CO2. Carbon dioxide बनाना मुझे formula पता है. So the valency of carbon is 4, neither positive nor negative, and the valency of oxygen is -2. All right. So we have 2 common over here. So we can simply say 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So now we have 1 left over here. This 1 is going to be here. This 2 is going to be here. So we can write CO, and we have 2 over here. Because 1 is, if we don't mention 1, it is okay. I think now this is clear. So in the next part, we are going to start with a beautiful concept called mole concept. This is from here till here we are done with the simplest part of this chapter. We'll discuss about the numerical part and some most important part in the next video of this chapter.